गुड नॉन टू ऑल। आप सभी का मैं कैरियर फाउंडेशन रांची झारखंड के इस चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर जो कोर्सेस ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें यूजीसी एनटीए द्वारा आयोजित साल में जो 2 बार परीक्षाएं होती है, जून और दिसंबर में प्राय ना, जो नेट और जेआरएफ के लिए होती है। आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के कारण। और दूसरी बात कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो एक सुनहरा अवसर मिला है आप सभी को, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने के लिए, जिसके लिए जेट की परीक्षा, झारखंड पात्रता परीक्षा जो 2008 में एक बार हुई थी और उसके बाद फिर से ये एग्जाम यहाँ होने वाली है, उसके लिए भी साथ ही साथ 10+2 पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस लेकर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आज की क्लास उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप पॉलिटिकल साइंस लेकर शिक्षक बनने के लिए कैरियर के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि आपके समझिए कि राजनीति विज्ञान का जो सफर है वो बड़ा ही एक रोचक पूर्ण सफर है। हम लोग जनरली पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग राजनीति, राज्य, कानून, संप्रभुता या उधर जो भी लोक प्रशासन हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो हमारे यूनिट्स में और हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। लेकिन एक कॉमन चीज जो प्राचीन कालीन प्लेटो, अरस्तु, सुकरात के जमाने में जो ग्रीक नगर राज्यों में जहां से पॉलिटिक्स का इतिहास शुरू होता है और वहां से लेकर वर्तमान युग तक ना, कैसे राजनीति विज्ञान का सफर तय किया, कैसे पॉलिटिकल साइंस की जो यात्रा है या सफर है वो तय किया, उसकी एक ऐतिहासिक कहानी है। और इसीलिए हमने इस टॉपिक को आपके सामने रखा है। टॉपिक लेने के पीछे कारण केवल आपके ज्ञान को बढ़ाना नहीं, बल्कि राजनीति विज्ञान के प्रति आपकी रुचि भी पैदा करनी है। ठीक है, पॉलिटिक्स टू पॉलिटिकल साइंस, द जर्नी ऑफ पॉलिटिक्स टू पॉलिटिकल साइंस, मैंने टॉपिक का नाम रखा है। राजनीति से राजनीति विज्ञान का सफर एट ए ग्लांस। मैं संक्षिप्त रूप में इन ब्रीफ इन तमाम चीजों पर बात करूंगा, लेकिन मैं एक बात और कह देता हूं कि इस तरह की क्लासेस केवल पॉलिटिकल साइंस में रुचि बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप पॉलिटिकल साइंस लेकर विभिन्न प्रकार के शिक्षक बनने की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इस क्लास से इस बात का एहसास होगा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में कितना मजा आता है। होता क्या है ना कि पॉलिटिकल साइंस में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन उस पढ़ाई के बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपने परीक्षा के आधार पर नहीं पढ़ा है। आपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को पास करने के उद्देश्य से पढ़ा है, और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पास करने या अधिक नंबर लाने के उद्देश्य से पढ़ा हुआ पॉलिटिकल साइंस आपका यूजीसी एनटीए द्वारा आयोजित नेट और जेआरएफ की परीक्षा में या झारखंड में जो होने वाली लेक्चरशिप की परीक्षा है उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने नहीं जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ
यूजीसी एनटीए नेट के अलावे 10+2 पीजीटी और आगामी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए केवल पॉलिटिकल साइंस ही नहीं बल्कि हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी और इंग्लिश जैसे मेन सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही है और फर्स्ट पेपर भी इसमें इंक्लूड है और अभी ऑफर है, आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे ऑफिशियल इंक्वायरी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने करियर निर्माण में जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी तैयारी है, उसे आप एक एंटरटेनमेंट मोशन में ना, एक होता है पढ़ने का मजा लेते हुए पढ़ाई करना एक अलग बात होती है, और एक होता है कि पढ़ाई को एक टेंशन के तौर पर लेना, ये एक अलग चीज होती है। वो टेंशन वाली पढ़ाई जो होती है ना, वो माने बिरेबल नहीं होता है। तो हम लोग आज बात करते हैं, एक छोटे से टॉपिक हमने रखा है, राजनीति से राजनीति विज्ञान का सफर कैसे आया है। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं और सीधा सीधी आज बात करते हैं। ठीक है, पहले आप देखें, हम लोग ऐसे करके बांट के देखते हैं ना कि राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, मैं लिख देता हूं यहां पे, राजनीति विज्ञान तो हमारा आज का टॉपिक ही है, पॉलिटिकल साइंस ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसका, प्राचीन काल की। प्राचीन काल में कैसे राजनीति को किस रूप में देखा जाने लगा। तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि ग्रीक यानी कि यूनान, ग्रीक नगर राज्यों के लिए पोलिस जो वर्ड है ना, ठीक है, पोलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी यूनान के प्राचीन यानी कि 300 से 400 ईसा पूर्व के आसपास की ये बात है कि प्राचीन यूनान के नगर राज्यों के लिए पोलिश शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन किया? ये किया जैसे कि सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु आदि। इन सभी ने प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के लिए पोलिश शब्द का प्रयोग किया है और आगे चलकर यही पोलिश जो शब्द है ना, वो ग्रीक नगर राज्यों से पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स की शुरुआत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगर इसमें हम लोग अरस्तु की बात करें, एरिस्टोटल की, अरस्तु ने राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, और हम लोगों को सबको पता है कि एरिस्टोटल की रचना किताब का नाम भी पॉलिटिक्स ही था, जो 8 भागों में बटा हुआ था। अरस्तु ने राजनीति के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, ये देखिए 3 शब्द कौन कौन है। ठीक है, पहला वर्ड है आपका पॉलिटी, पहला है पॉलिटी यानी कि शासन, ये पहला शब्द है अरस्तु के लिए। दूसरा शब्द है पॉलिटिया, पॉलिटिया शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब होता है संविधान। और मैंने एक जगह पहले बताया पोलिस, POLIS, इसका मतलब होता है नगर राज्य। यानी कि प्राचीन काल में अरिस्टोटल या अरस्तु ने
ना राजनीति या पॉलिटिक्स को समझाने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, एक पोलिस, पॉलिटिया और एक पॉलिटी। अगर नगर, राज्य और शासन और संविधान को मिला दिया जाए तो अरस्तु के लिए यही पॉलिटिक्स था ना। तो प्राचीन काल से अगर आप देखते हैं ना, तो ये यहां से शुरुआत होती है पॉलिटिक्स की। ये पॉलिटिक्स वर्ड कहां से आया? वो पोलिस से आया, जो प्राचीन यूनान के नगर राज्यों के लिए यूज होता था, प्रयोग होता था, वहां से यह पॉलिटिक्स वर्ड निकला। और अरस्तु इसको 3 अर्थों में देखने का प्रयास करता है। हम लोग आ जाते हैं थोड़ा भारत के तरफ। इसी दिशा में बात करें तो हम लोग भारत में आते हैं थोड़ा इंडिया की तरफ। हालांकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिसमें एक नाम गेटेल का लिया जा सकता है, और भी ऐसे कई राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं जो इस बात को मानते ही नहीं है कि भारत में प्राचीन काल में किसी प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत हुआ करता था। लेकिन इस तरह की बातें नहीं है। हम लोग जानते हैं कि आज अगर हम कहते हैं कि भारत का कौटिल्य या चाणक्य मैकियावेली है, तो कहीं ना कहीं मैकियावेली की शासन कला और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक शासक को दिए गए शासन की प्रेरणाएं दोनों आपस में मिलती जुलती है ना। तो अगर हम भारत की बात करें तो देखते हैं, एक है मनुस्मृति। यह भारतीय विधि व्यवस्था की पहली पुस्तक मानी जाती है। ठीक है। अब इस मनुस्मृति में पहली बार राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। ठीक है, जिसका उल्लेख बाद में विस्तार पूर्वक कौटिल्य ने किया। इसके अलावा महाभारत का शांति पर्व, महाभारत का शांति पर्व भी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है। इसमें भी सप्तांग राज्य का उल्लेख हुआ, एक राजा के कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका षडगुण नीति, यानी कि जो 6 नीतियां कौटिल्य द्वारा बाद में बताई गई ना, एक पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह का बर्ताव एक राजा को करना चाहिए, तो इसमें दिया हुआ है। एक है आपका शुक्र नीति सार। ये भी सामाजिक दृष्टिकोण के अलावे राजनीतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण विचार इसमें भी मिलता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूर्व एक इंपॉर्टेंट बात यह देखने को मिलती है भारत में कि राजनीति को सामाजिक और धार्मिक जीवन के साथ गहरे रूप से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति थी। लेकिन कौटिल्य ने पहली बार राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया। यही काम प्राचीन काल में अरस्तु ने पहली बार किया था। इसीलिए राजनीति का जनक, द फादर ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस, हम अरस्तु को मानते हैं। अगर दोनों के कार्यकाल को अगर देख लिया जाए तो दोनों के कार्यकाल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन कौटिल्य का नाम नहीं है, अरस्तु का नाम है, क्योंकि वह पश्चिमी जगत का राजनीतिक चिंतक है। बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर यह जाना अभी उचित नहीं होगा। ये मैंने बताया कि प्राचीन काल में जिस समय ये स्थिति थी पॉलिटिक्स के बारे में, वही स्थिति बेहतर तरीके से ना प्राचीन भारत के इन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे मॉडर्न एज, यानी कि आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न एज। अब इस मॉडर्न एज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि राजनीति विज्ञान या राजनीति कैसे राजनीति विज्ञान धीरे धीरे बन गया। जैसे कि इसकी स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे? ये स्टार्ट होगा मैकियावेली से। मैकियावेली, जिनकी रचना का नाम था द प्रिंस। द प्रिंस। अब इस मैकियावेली के दृष्टिकोण से देखा जाए
तो ये कौन है? ये मैकियावेली को हम लोग प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के तौर पर देखते हैं। किसको? मैकियावेली को, जिसका संबंध फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस से था, जहां से पुनर्जागरण की क्रांति शुरू हुई थी। अब मैकियावेली को यूरोप के, मध्ययुगीन यूरोप के, या फिर आप कहें पुनर्जागरण का शिशु और पुनर्जागरण के अतिथि के तौर पर मैकियावेली को माना जाता है, जिन्होंने ऐतिहासिक पद्धति के सहारे अपने विचारों को प्रस्तुत किया। हालांकि ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग बहुत पहले अरस्तू ने पहली बार कर दिया था। अब यहां पर समझना क्या है कि इस मैकियावेली के साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस तरह अरस्तू ने प्राचीन काल में राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र को अलग करके राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन और अनुभव मूलक अध्ययन पर जोर दिया, ठीक है, तो उसी प्रकार मैकियावेली ने आधुनिक युग में पहली बार क्या किया कि राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक किया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राचीन काल में जो काम अरस्तू ने किया, आधुनिक युग में पहली बार वही काम मैकियावेली ने किया। तो ये क्लियर हो गया कि राजनीति विज्ञान का जनक अगर अरस्तू है तो आधुनिक काल के राजनीति विज्ञान का फादर या जनक मैकियावेली को माना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य का सिद्धांत दिया, लेकिन मैकियावेली के साथ एक कॉमन बात क्या था कि इसने राज्य का आधार, राज्य का आधार भय माना। राज्य का आधार यानी कि भय की भाषा लोग बहुत समय तक समझते हैं। मैकियावेली ने मनुष्य के स्वभाव को बड़ा ही नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। वो तो यहां तक कहता है कि एक व्यक्ति अपने बाप के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति छीनने वाला को नहीं भूल सकता है, क्षमा नहीं कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा ऐसा विद्वान जो राजनीति से राजनीति विज्ञान के सफर में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, वो था थॉमस हॉब्स, इंग्लैंड का थॉमस हॉब्स, जिनकी रचना थी लेवियाथन। लेवियाथन। इसी हॉब्स ने हालांकि मनुष्य या व्यक्ति के स्वभाव का उल्लेख मैकियावेली से मिलता जुलता नकारात्मक दृष्टिकोण से किया, लेकिन थॉमस हॉब्स और मैकियावेली में डिफरेंस क्या था कि मैकियावेली ने राजनीति के स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति को लेकर किसी तरह की बात नहीं कही, लेकिन थॉमस हॉब्स ने पहली बार राज्य की उत्पत्ति संबंधी संविदा या अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का विचार प्रस्तुत किया। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है कि ये काम मैकियावेली ने नहीं किया, ये काम पहली बार हॉब्स ने किया, और हॉब्स के बाद लॉक और रूसो ने इसी अनुबंध या संविदा या कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को आगे बढ़ाया गया। हालांकि तीनों राज्य की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण दिया है, ये बात अलग है। अब देखिए मैकियावेली के लिए क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि मैकियावेली के लिए राज्य के संचालन का आधार भय है, लेकिन थॉमस हॉब्स के लिए
राज्य के संचालन का आधार बल है, फोर्स, यानी कि आप ताकत के आधार पर, बल के आधार पर क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। और मैकियावेली ने कहा कि भय के आधार पर आप शासन कर सकते हैं। यानी दोनों मिलाकर ये देखा जाए तो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। इटली के लिए मैकियावेली ने किया और इंग्लैंड के लिए थॉमस हॉब्स ने किया। ठीक है, आगे आते हैं। अब फिर हम लोग आधुनिक युग को आगे की ओर ले जाते हैं। इसके बाद 3 नंबर में देखते हैं, हम लोग उसी डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। 3 नंबर पे आएगा लॉक, जॉन लॉक, जो 17वीं सदी के महानतम इंग्लैंड के राजनीतिक विचारकों में इनकी गिनती की जाती है। हॉब्स और लॉक दोनों ने राज्य की उत्पत्ति को लेकर कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अनुबंध या संविदा या समझौते का सिद्धांत दिया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? जहां हॉब्स की प्रभुसत्ता क्या है, बल पर आधारित है, हॉब्स ने पूर्ण सत्तावाद का विचार दिया। लेकिन लॉक ने क्या किया, बड़ा डिफरेंस यह था कि सहमति के आधार पर प्रभुसत्ता, सोवरेंटी का विचार दिया। यानी कि हॉब्स के बिल्कुल विपरीत जाकर ना, सहमति के आधार पर लॉक ने प्रभुसत्ता का विचार दिया। यानी कि लॉक और हॉब्स के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मैकियावेली और हॉब्स ने पूर्ण सत्तावाद का समर्थन किया, जो निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन था। लेकिन लॉक ने अपने राज्य की उत्पत्ति को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अनुबंध का सिद्धांत दिया, वहां जन समुदाय की सहमति को उन्होंने पहला और महत्वपूर्ण स्थान दिया। यानी कि सहमति के आधार पर राज्य बना है और वो सहमति व्यक्ति का है, इसलिए व्यक्ति राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां पर मैकियावेली ने कहा कि राज्य साध्यों का साधन है, लेकिन हॉब्स ने कहा, या हॉब्स का दृष्टिकोण बताता है कि राज्य एक साध्य है। यानी कि मैकियावेली और हॉब्स दोनों के लिए व्यक्ति राज्य में विलीन हो जाता है। ठीक है, ऐसा बात अरस्तु ने भी कहा था। लेकिन लॉक ने कहा कि राज्य अपने आप में साध्य नहीं, साधन है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ही राज्य अस्तित्व में बना रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, बहुत सारे लोग विद्वान आ जाते हैं। इसी में देखिएगा कि 4 नंबर में रूसो आ जाएगा। अब रूसो का क्या है, इन्होंने लोकप्रिय प्रभुसत्ता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार दिया। अब इनका दृष्टिकोण ना, ठीक है, लॉक, इनका किताब का नाम था सेकेंड ट्रीटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट। रूसो का है, 2-3 किताबें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय इनकी किताब क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना, 1762। रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार दिया। हॉब्स, लॉक के समान रूसो भी राज्य की उत्पत्ति संबंधी संविदा अथवा अनुबंध के सिद्धांत का एक त्रिमूर्ति में ये भी है। लेकिन रूसो की लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है ना, वो कहाँ है, सामान्य इच्छा में निहित है। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल उठता है कि लॉक ने तो बात को साफ कर दिया कि प्रभुसत्ता जनता में निहित है, क्योंकि सहमति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार देने के बाद भी रूसो ने यह तर्क दिया कि प्रभुसत्ता व्यक्तियों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा में निहित होगी। यानी कि प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति या सरकार में निहित नहीं होगी। इसी आधार पर रूसो ने इंग्लैंड के प्रतिनिधि लोकतंत्र की निंदा की और प्राचीन एथेंस की
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया, जो आज स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम लोग कुछ और विद्वानों को ले सकते हैं, जैसे कि 5 नंबर में देखिए एडमंड बर्क है, इससे पहले डेविड ह्यूम है। इन दोनों ने इंग्लैंड में रूढ़िवादी या रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म को आगे बढ़ाया। इन दोनों ने रीति रिवाजों परंपराओं के आधार पर इंग्लैंड की राजनीतिक दर्शन का उल्लेख किया और दोनों ने तर्क दिया कि क्रांतियों के द्वारा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता, क्रमिक विकास ही, धीरे धीरे ही विकास ही राजनीतिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं को वर्तमान समय में लाकर खड़ा किया है। अगर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं आधुनिक युग में, तो बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत का नाम लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि जे.एस. मिल है। इन्होंने स्वतंत्रता को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। इनके विचारों पर प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान अलेक्सी टॉकविले का गहरा प्रभाव था। इन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को अंतरात्मा की स्वतंत्रता कहा। साथ ही साथ इन्होंने स्त्रियों के लिए मताधिकार की पैरवी की और ऐसा करने वाले ये अग्रणी राजनीतिक चिंतकों में एक थे। जे.एस. मिल के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, लास्की है, मैकाइवर है, टी.एच. ग्रीन है। टी.एच. ग्रीन ने क्या किया कि उन्होंने जर्मन आदर्शवाद यानी कि कांट और हीगल के आदर्शवाद को अपने देश इंग्लैंड के उदारवाद के साथ मिलाकर स्वतंत्रता के नैतिक पहलुओं का उजागर किया और एक नया दृष्टिकोण दिया और यह माना कि राज्य अपने आप में एक आदर्श है। राज्य के आदर्श स्वरूप को उन्होंने प्रस्तुत किया और 2 बातें कही। टी.एच. ग्रीन ने एक बात कही कि सच्ची स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता है और दूसरी बात कही कि राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। यानी कि हॉब्स और मैकियावेली के बात को टी.एच. ग्रीन एकदम उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्रम में आप देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे राजनीति विज्ञान का सफर तय किया है। आगे फिर हम लोग कुछ और यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक नाम लेंगे कार्ल मार्क्स का। अब कार्ल मार्क्स यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? मार्क्सवाद और समाजवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के कारण कार्ल मार्क्स का जो भी नाम है वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग राजनीति से राजनीति विज्ञान के सफर की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा क्रांतिकारी नाम है। सच पूछा जाए तो पहली बार कार्ल मार्क्स से पहले के जितने भी राजनीति के विचारक और विद्वान हुए सभी ने सिद्धांतों की बात कही, विचारधाराओं की बात कही। ठीक है, कार्ल मार्क्स सिद्धांत और व्यवहार के बीच विभाजन रेखा खींचने वाले पहले राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने ये कहा कि अब तक दार्शनिकों ने केवल सिद्धांतों की चर्चा की है, लेकिन आवश्यकता है इस संसार को बदलने की। इसीलिए कार्ल मार्क्स सिद्धांत और व्यवहार के बीच रखे जाते हैं। ठीक है, यहीं से आप बोल सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों मूल्यों के आधार पर राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत कार्ल मार्क्स से आधुनिक युग में पहली बार शुरू होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि न्यू एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे एक क्लास और है न्यू एक्सपेरिमेंट। अब न्यू एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या रखेंगे? आगे आते हैं, अब आता है नवीन प्रयोग। नवीन प्रयोग। अब नवीन प्रयोग का मतलब क्या है? नवीन प्रयोग का मतलब है कि ग्राहम वालास है, आर्थर बेंटली है, जिन्होंने 1908 में ना समाज विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर राजनीति के संबंधों का अध्ययन किया और उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक
इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आगे चलकर चार्ल्स मेरियम और हेरोल्ड लासवेल ने शक्ति, पावर को केंद्र मानते हुए राजनीति में इसके अध्ययन की उपयोगिता को समझाने का प्रयास किया। यानी कि पावर पॉलिटिक्स यही से शुरू होता है, चार्ल्स मेरियम से और हेरोल्ड लासवेल से ना। लेकिन इनके जो विचार थे क्रांतिकारी जरूर थे, कि उतने सफल नहीं हुए। ये सफलता मिली किसको? डेविड स्टन को ना। ये वास्तव में सफलता मिली डेविड स्टन को, जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम के अंतर्गत राजनीति के पतन और राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने की बात कह के ना व्यवहारवादी क्रांति का आह्वान किया। फिर इसके बाद एक बदलाव क्या आएगा? 1969 में जब यही डेविड स्टन उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की बात करते हैं और राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान मानने की भूल को स्वीकार कर लेते हैं, और फिर एक नया फेज स्टार्ट होता है हमारा इसके बाद ना। और वो फेज होता है 1970 का दशक, जो राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात करता है, जिसमें जर्मिनो डांटो है, हन्ना ऑरेंट है, सीबी मैकफर्सन है, ठीक है। इन विद्वानों ने, जॉन रॉल्स है, इन विद्वानों ने डेविड स्टन द्वारा जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कही गई थी, जिसका समर्थन अल्फ्रेड कोबा, रॉबर्ट डहल जैसे विद्वानों ने किया था, यहाँ आकर फिर से राजनीतिक सिद्धांत और उससे जुड़े मूल्यों की पुनर्स्थापना पर बल दिया गया। और यहाँ आकर राजनीति विज्ञान एक नया रूप ले लिया, इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान एक आलोचनात्मक विषय के तौर पर यहां आ गया। क्योंकि अगर राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान मान लेते तो वहां पर आलोचनात्मक प्रवृत्तियां दम तोड़ देती थी, समाप्त हो जाती थी। और फिर से देखिए राजनीति स्टार्ट हुआ, राजनीति विज्ञान बन गया मैकियावेली आते आते। 1953 में कैसे डेविड स्टन ने राजनीतिक सिद्धांत को चुनौती दिया और कहा कि सिद्धांत मर गया, ठीक है, क्योंकि अब इसको विज्ञान बनाने की जरूरत है। 1970 में फिर से राजनीतिक सिद्धांत अपने आप को स्थापित कर लिया, जो आज भी चल रहा है। इस पर बहसें जारी रहेगी, ठीक है, और जारी रहना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी विषय एक विकासशील और गतिमान, चेंजिंग फुल एंड डायनेमिक डिसिप्लिन होता है। पॉलिटिकल साइंस के साथ भी इसी तरह की बातें हैं, ठीक है। फिर हम लोग फिर किसी क्लास में मिलेंगे तो इसी तरह की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, वेलकम वंस अगेन करियर फाउंडेशन में, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश जैसे विषयों को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या 10+2 पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड में जेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स से अवश्य जुड़ें। थैंक यू।